शुरू करें। अब कहते हैं अपने हेरास नाम के इतिहासकार था, वह कहता है इसने अपने अग्रज भाई कांच से युद्ध किया और उससे संघर्ष किया, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ और इस प्रकार मगध का राजा 335 ईस्वी में यह मगध का राजा बना। ठीक है साहब, राजा बन गया। ही अब इसने अपना दरबार बुलाया, सबसे पहले दरबार बुलाया और दरबार अपने जितने मंत्री थे, जिसमें हरिसेन नामक एक संस्कृत विद्वान था, लेखक था, कवि था, ब्राह्मण जाति का था, उसे अपना दरबारी कवि बनाया, अपना विशेष मंत्री बनाया और इसके माध्यम से उसने सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया। जैसे ही राजा बन गया, हरिसेन के माध्यम से इसने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा, मैं उत्तर भारत का राजा हूँ, मैं आर्यावर्त का राजा हूँ, आज से मेरी नीति अलग होगी। और इस प्रकार समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई? तो ध्यान रखना, दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति। इसने अपने दरबारियों से कहा, गुरुजी बोतल देना पानी की। हाँ मेरे मित्रों, इसने अपने दरबारियों से कहा, आज से मेरे साम्राज्य के विस्तार की जो नीति होगी वह दिग्विजय की नीति होगी। अब दिग्विजय का मतलब क्या होता है? अब दिग्विजय का उल्लेख जो मिलता है, अर्थात समुद्रगुप्त के साम्राज्य का जो विस्तार मिलता है, युद्धों का जो उल्लेख मिलता है, वो इसकी एक प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो इसका उल्लेख हम अभी कराएंगे। तो अब प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, जिसका संबंध समुद्रगुप्त से है, प्रयाग प्रशस्ति से उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दिग्विजय नीति के तहत अपनाया। अब दिग्विजय की नीति है क्या? क्या थी दिग्विजय की नीति? दिग्विजय नीति का मतलब है चारों दिशाओं में मेरे साम्राज्य को स्थापना करना, चारों दिशाओं में मेरी विजय हो। इस प्रकार दिग्विजय नीति अपना करके इसका उद्देश्य उसने धरणीबंध अपनाया। अपने मंत्रियों से कहा कि मेरा इस नीति का मुख्य उद्देश्य होगा धरणीबंध। ये आपको याद रखना है, दिग्विजय नीति का मुख्य उद्देश्य धरणीबंध था। पेपर में आ जाए, धरणीबंध का अर्थ क्या है? इसने कहा धरती को बांधना, धरती को बांधना। इसने कहा उत्तर से दक्षिण तक मैं अपने साम्राज्य को अपनी नीति के तहत बांधूंगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार इस राजा ने अपनी नीति अपनाई, धरणीबंध की नीति, और इसने अपने मंत्रियों से कहा मेरे जितने पड़ोसी मित्र राजा हैं उनसे संदेश भिजवा दो, वो मेरे अधीन हो जाएं। और इस प्रकार संदेश भिजवाया। कुछ राजा तो इसके अधीन हो गए, लेकिन उत्तर भारत कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। कुछ उत्तर भारत के, कुछ दक्षिण भारत के। ठीक है, इस प्रकार इसने अपने मंत्रियों के कहने पर और इसने युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, जो राजा मेरे अधीन हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, उसके तहत इसने उस समय हमारा हिंदुस्तान, जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये पेपर में पूछा जाता है। इस प्रकार इसने अपनी दिग्विजय नीति के तहत उत्तर भारत के राजा और दक्षिण भारत के राजाओं पर विजय हासिल करेगा। अब ध्यान रखना, उत्तर भारत के कितने राजाओं पे विजय हासिल की और दक्षिण भारत के कितने राजाओं पे विजय हासिल की, ये पेपर में आता है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए पेपर में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के दिग्विजय नीति के तहत कितने राजाओं पे अधीन विजय प्राप्त की थी, तो ऑप्शन में 9 होगा। यदि ध्यान रखना ऑप्शन में 12 है तो आपको यहाँ सावधानी बरतनी है। यदि पूछे समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के, या फिर उत्तर भारत को उस समय आर्यावर्त कहते थे, ये भी ध्यान रखना।
तो आर्यवर्त के कितने राजाओं पे विजय हासिल की थी? पेपर में 9 और 12 दोनों दे रखी हो तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, फिर आप 12 कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि जब इन राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए समुद्रगुप्त ने इन पर आक्रमण किया और एक नीति के तहत दिग्विजय नीति की पहला चरण, जिसे कहते हैं प्रसवोद्धरण की नीति। किसका वार? दिग्विजय नीति का। राहुल जी लैपटॉप चलाओ। दिग्विजय नीति की प्रसूदन नीति के तहत कहते हैं समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के पहले 3 राजाओं को हराया। ये कुल राजा पूछे तो आपको 12, 9 12 में तो एक आएगा तो आपको 12 करना है कुल पूछे। लेकिन यदि पूछे आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में कितने राजाओं को हराया, तो आपको ध्यान रखना आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में 3 राजाओं को 3 राज्यों पे अधिकार किया। और ये कहते हैं प्राय एक संघ था, 3 राज्यों का संघ था, जिसमें नागवंश के राजा प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये पेपर में आया था, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, रीट में ही आया था 2016 या पिछले वाले में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। हाँ बबीता जी, एक क्वेश्चन आया था कि नागवंश के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के कौन से श्लोक में है? कौन से श्लोक में ये प्रश्न आया था? तो नागवंश के राजाओं को इसने हराया था और इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के कौन से श्लोक में है, कौन सी पंक्ति में है? तो मेरे मित्र ध्यान रखना, इसका आंसर रीट में पूछा हुआ है, इसका आंसर 7वें श्लोक में। अब रीट में है शिक्षक भर्ती में, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना, आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में 3 जो नागवंशी राजाओं का संघ था उनको हराया था। अच्युत नाम का राजा, नागसेन नाम का राजा, ऐसे राजा थे, उनको हराया था, जिसका उल्लेख 7वें श्लोक में है। फिर आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध हुआ और युद्ध में फिर उसने 9 राजाओं को हराया और इस प्रकार उत्तर भारत के जो विशेष थे मुख्य राजा थे 9, उनको हराया। और हराने के बाद और इस प्रकार कहते हैं कुल 12 राजाओं को हराया। और इसके बाद इसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। उत्तर भारत पर विजय हासिल कर ली। प्रसवोद्धरण नीति का मतलब होता है विजय हासिल करके उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, अपनी नीति से अपना शासन करना। प्रसवोद्धरण का मतलब बलपूर्वक उन पर आक्रमण करना, उन्हें पराजित करना, अपने पैरों में झुका लेना, उनकी राजगद्दी अपने अधीन कर लेना, उनके साम्राज्य को छुड़ा लेना और अपने प्रशासक बैठा देना, उसे कहते हैं प्रसवोद्धरण की नीति। इस प्रकार प्रसवोद्धरण नीति के तहत इस प्रकार उसने पहली बार 3, दूसरी बार में 9, कुल टोटल 12 राजा। उत्तर भारत के मुख्यतः 9 राजा प्लस अन्य 3 नागवंशी राजाओं के संघों को हराया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया और कौन सी उपाधि धारण की? जिसका पुरोहित कौन था? हरिसेन था। और हरिसेन ने जब इसने यज्ञ किया था तो एक उपाधि धारण की थी, अश्वमेध पराक्रमा। ये ध्यान रखना, अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे गुलाब के फूलों, मेरे गेंदा के फूलों, ध्यान रखना, आंसर करना है समुद्रगुप्त। ये एक क्वेश्चन हो गया। अश्वमेध पराक्रमांक, इसका पुरोहित कौन हो गया? हरिसेन हो गया। ये इसका कवि था, यही इसका पुरोहित था, ये पेपर में पूछा जा सकता है। यही इसका लेखक था, यही संधि विग्राहक मंत्री था। ये 4 ध्यान रखना, यही कवि है, यही पुरोहित है, दरबारी कवि, राज्य कवि, पुरोहित, लेखक, संधि विग्राहक मंत्री। तो मुख्य और यही ब्राह्मण जाति का था, इसके नेतृत्व में इसने अश्वमेध यज्ञ किया और इसमें अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की। अब आपको ध्यान रखना, भारत का पहला शासक जिसने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया था वो कौन था? भारत का, हिंदुस्तान का पहला राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, कोई बताएगा? नेहा कुंतल जी क्लियर?
अश्वमेध पराक्रमांक, अश्वमेध भारत में पहला राजा जिसने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया था, कौन आंसर देगा? मैंने मगध साम्राज्य पढ़ाया था, उसमें मैंने इसका आंसर बताया था, क्वेश्चन बताया था। भारत का पहला राजा जिसने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया था, गुप्त काल पढ़ा रहा था। बहुत बढ़िया तनु जी, आपका आंसर सही है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसका पुरोहित कौन था? पतंजलि। बहुत बढ़िया, इसका पुरोहित पतंजलि था। पतंजलि के नेतृत्व में हिंदुस्तान का पहला राजा पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का राजा, ब्राह्मण जाति का राजा था, जिसने मौर्यों का पतन किया था। मौर्यों को पतन करने वाले शुंग वंश के राजा थे और वेदों के अनुयायी थे, इस प्रकार कहते हैं उसने। और इसी प्रकार गुप्त वंश का पहला राजा, गुप्त वंश का पहला राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो आपको ध्यान रखना समुद्रगुप्त करना है। दूसरा कुमारगुप्त प्रथम आएगा। 2 राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। और भारत का अंतिम राजा, अब बताइए भारत का अंतिम राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, भारत का अंतिम ऐसा राजा कौन था? उसके बाद किसी राजा ने यज्ञ नहीं किया, वह राजा कौन था? सवाई जय सिंह। निशा शर्मा जी, आपका आंसर सही है। ठीक है, 3 चीज याद रखना। भारत का पहला शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, पुष्यमित्र शुंग, एक बात। नंबर 2, गुप्त वंश का पहला राजा समुद्रगुप्त। और भारत का अंतिम राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह राजाओं को पराजित किया और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। और किस नीति के तहत आपको यह ध्यान रखना है, कौन सी नीति? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ये आपको विशेषतः ध्यान रखना है। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के दक्षिण भारत के 12 राजाओं को उसने पराजित किया, लेकिन उनके आग्रह करने पर और उपहार देने पर इन पे दया आ गई। समुद्रगुप्त जी को दया आ गई, समुद्रगुप्त को दया आई, उन्होंने उपहार दिया, उनके आग्रह जीवन का, अपने जीवन का आग्रह किया। इस प्रकार इसने उनके साम्राज्य को उनको सौंप दिया। अंतर है, इनके साम्राज्य को नहीं सौंपा, अपने साम्राज्य में मगध में ला लिया, लेकिन इसके साम्राज्य पे अधिकार कर लिया। लेकिन कहते हैं जीवन दान देने के लिए उपहार स्वरूप, उपहार देने के बाद इससे दया आई और इसने इसका साम्राज्य इन्हीं दक्षिण भारत के राजाओं को लौटा दिया। अपने पास नहीं रखा, इससे तो अपने पास रखा, लेकिन इनको अपने पास नहीं रखा, इसको वापस कर दिया। इस प्रकार ग्रहण मोक्ष अनुग्रह के तहत दक्षिण भारत के कितने राज्यों को पराजित किया था, कितने राजाओं पे अधिकार किया था? 12 राजाओं पे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना। फिर इसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार कहते हैं इसने अपने दरबारी कवि हरिसेन के माध्यम से और अपनी विजय, अपने युद्धों पे विजय हासिल किए। और कहते हैं इसने प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कहा जाते हैं 100 युद्धों का विजेता। प्रयाग प्रशस्ति में किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है? गुरु ज्यादा कर गए, ठीक है, किसको कहा गया? 100 युद्धों का विजेता, ध्यान रखना, ये आंसर है। अब दूसरी बात, 16 युद्धों का विजेता कौन है? बताओ, कौन बताएगा? मैंने आपको वीडियो में करा दिया, मौर्य काल में करा दिया है। 16 युद्धों का विजेता कौन बताएगा? जल्दी बताइए, उसको एक ट्रॉफी मिलेगी फटाफट। बहुत बढ़िया, तनुज ने सबसे पहले आंसर दिया। निशा जी रहे, इसका मतलब अच्छी तरह से आपने पढ़ा। बिंदुसार, देव शर्मा जी बहुत बढ़िया। उमेश जी का आंसर सही है। बबीता जी, मनिक जी, कृष्णा जी बहुत बढ़िया। बिंदुसार है 16 युद्धों का विजेता। 16 युद्धों का विजेता बिंदुसार को कहा जाता है। और 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इस प्रकार उत्तर दक्षिण भारत पे विजय हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली। इसलिए एक इतिहासकार ने एक और इसे नाम दिया है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? अब अगला प्रश्न ये आ गया, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसने अपनी हार नहीं मानी और प्रत्येक पे विजय हासिल की और अपने जीवन काल में ये कभी हारा नहीं। जिस प्रकार नेपोलियन जीवन काल में, शुरुआत काल में नहीं आ रहा, लेकिन अंत में वाटरलू 1815 में एक फ्रांस का सेनापति था जो आगे राजा बना है, नेपोलियन बोनापार्ट, अपने जीवन काल में कभी नहीं आ रहा।
नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन अंत में कहते हैं वाटरलू के युद्ध में 1815 में युद्ध हुआ था, उसमें नेपोलियन की हार हो जाती है। नेल्सन नामक सेनापति, अंग्रेज सेनापति ने उसे पराजित करके सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर दिया। वहाँ इसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब कहने वाला कौन था? तो भारत का नेपोलियन। बहुत बढ़िया विजय जी, आपने इसका आंसर दिया। विजय जी आपका आंसर सही है और इसका आंसर है स्मिथ ने। ये भी ध्यान रखना, किसने कहा? किसने कहा? स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि अपने जीवन काल में ये किसी से हारा नहीं, प्रत्येक युद्ध इसने जीता है। इस प्रकार और युद्ध की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अभी बताने वाले हैं। इसके बाद कहते हैं ये हासिल कर लिया, अश्वमेध यज्ञ करा दिया। अब कहते हैं अपने जीवन काल में कल्चर में 3 चीज याद रखना: अश्वमेध यज्ञ, प्रयाग प्रशस्ति और अपने सिक्कों पर अब इसने अपने विजय हासिल के सोने के सिक्के चलाए। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, ये ध्यान रखना। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दीनार कहते थे। दीनार जबकि चलाए किसने थे? कुषाण वंश के राजा बिम कनफिशस ने, जिसे भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कहते हैं। मैंने अभी बताया था पुलिस एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, कुषाण वंश का, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? भारत में पूछा होगा तो ध्यान रखना, भारत में कुषाण वंश का पूछा है तो बिम कनफिशस आएगा। केवल कुषाण वंश का संस्थापक पूछे तो कुजुल कनफिशस आता है। और कुषाण वंश का ऐतिहासिक प्रसिद्ध राजा कौन है? कनिष्क आएगा। और अंतिम राजा पूछे तो वासुदेव कनफिशस आएगा। और बिम कनफिशस ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहते हैं। लेकिन दीनारों का सर्वाधिक प्रचलन, सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में हुआ था, ध्यान रखना। इस प्रकार अब कहते हैं इसने सोने के सिक्के चलाए। ये कौन सी धातु के थे? सोने का सिक्का। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, समुद्रगुप्त ने कुल कितने सोने के सिक्के चलाए? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वैसे क्वेश्चन आने का चांस इसको है। दीनार किस धातु का सिक्का है? तो दीनार ध्यान रखना, सोने का सिक्का। ध्यान रखिए एक बात को, ठीक है। अब बताइए कुल कितने सिक्के चलाए? 6, 9, 3, 12। बहुत बढ़िया बबीता जी, बबीता फौजदार जी का आंसर सही है। कुल सोने के सिक्के इसने 6 चलाए। अब कौन सा बताइए? कविराज की उपाधि धारण की थी। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं भी बताने वाला हूँ। कविराज की उपाधि भी इसने धारण की थी, ठीक है। सर्व उद्धारण और 100 युद्धों का विजेता भी इसको कहा जाता है, सर्व उद्धारण भी इसी को कहा जाता है। और कविराज भी इसको कहते हैं, गुप्त वंश के राजा को कविराज कहते हैं। और दूसरा राजा औरंगजेब था। बहुत बढ़िया उमेद जी, आपका आंसर सही है। दूसरा राजा कौन था? औरंगजेब था। और औरंगजेब ने, मेरे प्यारे मित्रों, और औरंगजेब ने भी बीड़ा बजाते हुए सिक्के चलाए थे। ध्यान रखना, 2 राजा हैं, मध्य प्राचीन भारत का राजा ये हो गया और मध्य भारत का राजा औरंगजेब हो गया। एक बात, ठीक है। कला संस्कृति ध्यान रखना, बीड़ा बजाते हुए सिक्के, सोने का सिक्का सर्वाधिक चलाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपने युद्धों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में लिखा। उसी समय जब ये कहते हैं कि अनेक युद्धों को इसने जीता, अब कहते हैं इसी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में विजय प्रशस्ति तो बनवाएगा। अब बताइए कौन सी विजय प्रशस्ति? भारत की पहला विजय स्तंभ, भारत का पहला विजय स्तंभ किसने बनवाया था? भारत का पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने बनवाया था। अब बताइए कौन बताएगा भारत का पहला विजय स्तंभ? भारत का पहला विजय स्तंभ का निर्माण समुद्रगुप्त ने कौन से स्थान पे करवाया? कौन बताएगा? ठीक है, बताइए मेरे प्यारे मित्रों, कौन बताएगा? जल्दी बताइए। भारत का पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने बनवाया था, कौन से स्थान पे बनवाया था? बयाना। बहुत बढ़िया, कृष्णा जी, गुड़िया जी, शैलेंद्र जी, सीमा जी, निशा जी, तनु जी, बहुत बढ़िया बयाना में। और हमारे कल्चर वाले गुरु जी ने बयाना स्तंभ के बारे में आपको बता दिया है विस्तार से, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बयाना बनवाया जैसे भारत का पहला विजय स्तंभ, आपको वो मत करना चित्तौड़ वाला, आपको बयाना वाला करना है, बनवाया। अब उसी समय ये हिंदुस्तान का जब राजा था तो कहा समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? मेघवर्मन था। तो आपको इसका नाम याद रखना, कौन था? मेघवर्मन था।
कौन था? मेघवर्मन था। और मेघवर्मन ने अपना एक राजदूत श्रीलंका से कहाँ भेजा? समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। अब आपको ध्यान रखना, जब इसने हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया, उत्तर से दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया, अपनी राजधानी अयोध्या से, प्रयाग से, जो प्रयाग और अयोध्या के बीच में इसना साम्राज्य था, और अपने साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला दिया। और हिंदुस्तान में गुप्त वंश का पहला शासक जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी, गुप्त वंश का पहला राजा, गुप्त वंश का पहला राजा जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसका मतलब है अब तक 3 राजा हो चुके थे, उनकी राजधानी अयोध्या से प्रयागराज के पास में थी, अयोध्या मानी जाती है। लेकिन गुप्त वंश का पहला राजा जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी गुप्त वंश पूछे। लेकिन यदि एक क्वेश्चन आ जाए मगध में, 16 महाजनपद तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं, और आप जानते 16 महाजनपद जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन महाजनपद में से 100% आएगा। और देखो पुलिस के एग्जाम में एक नहीं 2 क्वेश्चन आए थे, पुलिस के एग्जाम में 2 प्रश्न आए थे। पहली और दूसरी वीडियो में से सब क्वेश्चन आ गए, और आपने 6 पेपर लगे थे, और 6 पेपर पहली और दूसरी महाजनपद। मेरे रीट वालों से कहा था पहला दूसरा वीडियो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो तुम्हें लिखना है। महाजनपद दे रखे हैं 16, तो आपको महाजनपद करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारे, पिछली बार तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए। रीट में पिछली बार महाजनपद में से 3 आए थे, लेकिन एक तो कम से कम आएगा, इसलिए महाजनपद वाले टॉपिक को भी उस चैनल से कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जितने पुराने हिस्ट्री के टॉपिक डल रहे हैं क्रम बाय क्रम, उनको जरूर लिख लेना। तो ऐसे प्रश्न है। तो उदयन नाम के राजा थे, उदयन नाम के राजा थे जिसने कहते हैं और मगध पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया। वर्तमान में पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? यूपी टेट में आया था, यूपी टेट में आया, यूपी पुलिस में आया था। वर्तमान में मगध का संबंध किस राज्य से लगाया जाता है? कौन बताएगा? वर्तमान में बहुत बढ़िया उमेद जी, मगध को वर्तमान में बिहार कहते हैं, मगध बिहार से संबंध लगाया जाता है। इसी प्रकार बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, तो इसे वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। अभी चुनाव हुए हैं बिहार के, ये सरकार गठबंधन वाली सरकार आई है, बहुत बढ़िया ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे ध्यान नहीं करते, छोटी छोटी बातें पूछी जा रही हैं, वही कठिन प्रश्न हो रहे हैं। कभी कभी टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता। हाँ, हम 0 लेवल से पढ़ाते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। पुलिस वालों के नॉर्मल क्यों हो गए? हमने 0 लेवल से हिस्ट्री पढ़ाई, 0 लेवल से मैंने प्राचीन भारत आइए पूरे कहते हैं, पुलिस के एग्जाम में प्राचीन भारत आई थी, प्राचीन भारत लगभग मैंने करा दी, उसी में से आपको लगभग क्वेश्चन बच्चों के मिल गए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आए थे, अब के लगभग 10 से 12 प्रश्न आ गए, आराम से प्राचीन भारत में मिल जाते हैं, उसमें से आधे। तो इस प्रकार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब इसके बाद इसने बीड़ा बजाते हुए सिक्के चलाए, अश्वमेध करवा दिया, दीनार सिक्के चलवा दिए, 6 प्रकार के सिक्के चलवा दिए। और इस प्रकार अंत में क्या होगा? अंत में कहते हैं जब अत्य मध्यकाल की श्रेणी में श्रीलंका का राजा मेघवर्मन आया, उसने अपने राजदूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। क्यों भेजा? किसके लिए भेजा? इसने कहा कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, मैं बौद्ध गया में मन बनवाना चाहता हूँ। बौद्ध गया कहाँ पे है? बिहार में, गया जिला है बिहार का। यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसने कहा कि मैंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया है, महाराज आप हिंदुस्तान के राजा हो, आप मुझे अनुमति दे दे। प्रार्थना करने लग गया कि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर बनवाना चाहता हूँ। और इस प्रकार समुद्रगुप्त ने कहा कि मेरे का यार भैया खूब बनवा। इस प्रकार बौद्ध गया में बौद्ध मंदिरों का निर्माण मेघवर्मन ने करवाया था। और अनुमति किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के किस राजा को बौद्ध गया में मंदिर बनाने के लिए अनुमति दी थी? तो ये क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे मित्रों, और आपको मेघवर्मन करना है। ठीक है, और इस प्रकार ठीक है, बिहार का प्राचीन नाम मगध था, ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, ये काम हो गया। अब कहते अंत में समुद्रगुप्त कहता है कि भाई देख, मैं बूढ़ो आयो, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, मेरे सैनिक, मेरी पत्नी, मेरे पुत्रों का इतिहास और मेरा स्वयं का इतिहास एक अच्छे से अभिलेख लिख।
और किससे कहने लगा? हरिसेन से कहने लगा। और हरिसेन ने इसकी आत्मकथा समुद्रगुप्त का पूरा जीवन का इतिहास परिवार सहित समुद्रगुप्त की आत्मकथा, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, और समुद्रगुप्त ने किससे लिखवाई? हरिसेन से लिखवाई। इस संधि विग्रह मंत्री से लिखवाई, इस लेखक से लिखवाई, इस राज्य कवि से लिखवाई और इस प्रकार पुरोहित से लिखवाई। ये सब प्रश्न हैं इसके। टॉपिक डाल लो फटाफट, जल्दी डालें। प्रयाग प्रशस्ति। अब इसमें हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? नंबर 1, प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद अब इसका नाम प्रयागराज है, अर्थात उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। ठीक है, अब तो इसे प्रयागराज कहते हैं हमारे योगी सरकार ने, और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में है। एक बात। अब इसका रचयिता कौन है साहब? तो समुद्रगुप्त ने किसके माध्यम, जैसे समुद्रगुप्त की बात करें और अशोक मौर्य की बात करें। अशोक मौर्य ने अनेक अभिलेख लिखवाए थे। एक अभिलेख उसने कौशाम्बी अभिलेख लिखवाए, जिसे रानी अभिलेख वे कहते हैं, मैंने बताया था। कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख लिखवाया था, और जो इलाहाबाद में स्थित था, प्रयागराज में स्थित था, और इस पे इसने अभिलेख लिखवाया जिसे अशोक का शांति अभिलेख कहते हैं। अशोक का शांति अभिलेख, ठीक है, कौशाम्बी जिसे रानी अभिलेख कहते हैं। अब जैसे पत्थर है तो आगे की ओर तो अशोक का अभिलेख है, और पीछे वाले हिस्से में और इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखवा दी। अशोक के इस अभिलेख को तो हम कहते हैं प्रयाग। ध्यान रखना, यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, गलती मत कर देना। आपको आ जाए प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस हिंदुस्तान के राजा से है, समुद्रगुप्त करना है। यदि प्रयाग अभिलेख आ जाए, प्रयाग अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो आपको अशोक मौर्य करना है। ये ध्यान रखना, ये बारीकी प्रश्न है मेरे मित्र, ध्यान रखना। यदि प्रयाग अभिलेख का संबंध किस राजा से है, प्रयाग अभिलेख किसने लिखवाया, तो आपको अशोक मौर्य करना है। समुद्रगुप्त ऑप्शन में आएगा, समुद्रगुप्त ऑप्शन में आएगा। प्रयाग अभिलेख किसने लिखवाया, अशोक मौर्य आंसर करना है। यदि प्रयाग प्रशस्ति आ जाए तो आपको समुद्रगुप्त करना है। ये आप ध्यान रखना, इस बात को, ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्रयाग प्रशस्ति का किसने लिखवाई, समुद्रगुप्त ने। अब अंतर क्या है, आपको कुछ ना कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, बताओ कौन बताएगा। देखो यहाँ अंतर है तो दोनों अभिलेख, लेकिन वहां जब प्रयाग अभिलेख आ जाए, ठीक है, अशोक ही करना है। दोनों ऑप्शन में आ जाए अशोक समुद्रगुप्त, तो आपको सावधानी बरतनी है। अभिलेख लिखा जाए तो अशोक करना है, और प्रशस्ति पीछे लिखी है समुद्रगुप्त। अंतर क्या है, प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। अर्थात जब राजा अपनी प्रशंसा किसी दरबारी कवि के द्वारा, किसी कवि के द्वारा लिखवाता था तो वह प्रशस्ति कहलाती थी। जब राजा अपनी परिवार की प्रशंसा अपने जीवन से न लिखवा करके प्रजा के हित में लिखवाता था, दूसरों के हित में लिखवाता था, उससे अभिलेख कहते हैं। जो अपने हित में लिखवाता है उसे प्रशस्ति कहते हैं, अपनी प्रशंसा लिखवाता है, और जनता की प्रशंसा लिखवाता है उसे अभिलेख कहते हैं। तो ध्यान रखना एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, यहाँ अच्छे चक्कर खा जाते हैं। एक बात, ठीक है। और इस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखवाया। अब प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहले एक क्वेश्चन है, भारत के कौन से अभिलेख में या भारत के कौन से प्राचीन अभिलेख में सबसे पहले भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत शब्द का उल्लेख, भारत शब्द सबसे पहले भारत के कौन से प्राचीन अभिलेख में मिलता है, तो भारत शब्द का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त ने लिखवाया। अब इससे लिखवाई, रचयिता हो गया, इसका ये उल्लेख हो गया। अब क्वेश्चन पूछे कि इसने लिखवाया लेकिन उत्कीर्ण कौन करवाया, खोजो कौन, टाँकी थे,
पत्थर पे टांकी से खोदेगा, जाने तैयार कर लिए लिख करके, जैसे मैं नोट्स तैयार कर लूँ फिर अपनी कॉपी में आप लिखोगे। तो उत्कीर्ण किससे करवाया था? टांकी से कोने खोद खोद के लिखो। अब ध्यान रखना, यदि उत्कीर्ण शब्द आ जाए, अच्छे से क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ गलती कर देंगे आपको ध्यान रखना। यदि रचयिता पूछे तो केवल हरिशेन करना है। यदि आपको आ जाए प्रयाग प्रशस्ति का उत्कीर्णकर्ता कौन था, उत्कीर्णकर्ता कौन था, तिलभट्ट करना है। ध्यान रखना मेरे मित्रों, कौन था? तिलभट्ट ब्राह्मण था। ये अंतर है भाई। जैसे मैंने लिख दी, फिर आप मैं किसी से लिखवाऊं तो मैंने लिख करके उसको दे दिया, अब वो उतारेगा। इस प्रकार उतारी कौन है? पत्थर पे कौन उतारी? प्रयाग अवलेख पे पीछे की ओर कौन उतारी? तिलभट्ट ने उतारी। इसे कहते हैं उत्कीर्णकर्ता। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसने कौन सी भाषा में लिखा, मैंने अभी आपको बताया। अब क्वेश्चन आ जाए, प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? बताओ कौन सी में? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था गुप्त वंश के राजाओं की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश के राजाओं की राजकीय भाषा, जो पहली वीडियो मैंने आपको परिचय में कराया था, संस्कृत भाषा से। कुछ किताबों में प्राकृत लिखा हुआ, गलत है, ध्यान रखना। प्राकृत मत कर लेना, संस्कृत भाषा में। इस प्रकार अब कौन सी शैली में? अब शैली का मतलब लिखना, बताइए कौन सी शैली। अब आपको लिपि भी आपको बताएंगे, लिखने का तरीका। एक लिपि होती है, एक शैली होती है। शैली का मतलब है केवल गद्य में लिखा हुआ है या पद्य में लिखा हुआ है, गद्य पद्य में लिखा हुआ है। तो गद्य शैली में लिखा हुआ है कि पद्य शैली में लिखा हुआ है या गद्य पद्य दोनों में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। चंपू शैली बहुत बढ़िया, ये चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली का मतलब है इसमें श्लोक भी है। मैंने अभी आपको बताए थे नागवंश के राजाओं को 7वें श्लोक के अनुसार हराया। 21वें श्लोक के अनुसार उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 प्रसिद्ध राजाओं को द्वितीय विद्रोह में हराया। ठीक है। 19-20वें श्लोक के अनुसार दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। दोबारा सुन लें। 7वें श्लोक के अनुसार नागवंश के संगठनों को हराया, जो उत्तर भारत का आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में 3 हराए। फिर आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें 9 महत्वपूर्ण राजा उत्तर भारत के हराए, जिसका उल्लेख 21वें श्लोक में है, 21वीं पंक्ति में है। फिर आपको दक्षिण भारत के 12 राजा हराए, जिसका उल्लेख 19वें 20वें श्लोक में है। ये ध्यान रखना। और इस प्रकार चंपू शैली में से अर्थात गद्य में भी लिखा हुआ है, श्लोक में भी है, आपका पद्य में भी लिखा हुआ है और गद्य में है। अर्थात वह शैली जो गद्य पद दोनों शैलियों में लिखी हुई है, इससे हम चंपू शैली कहते हैं। और लिपि आप जानते हो भारत के अभिलेखों की एक ही लिपि है। भारत के जितने राजाओं ने लिपि लिखवाई वो कौन सी लिपि में है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, ब्राह्मी लिपि में। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रयाग प्रशस्ति में इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये दरबारी कवि से लिखवाया, राज्य कवि से लिखवाया। इस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति की बात हुई, जिसका प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहते हैं और अशोक का शांति अभिलेख कहते हैं। इसका एक ही पत्थर पे दोनों लिखे हुए हैं। अशोक का अभिलेख भी इसी पत्थर पे लिखा हुआ है और समुद्रगुप्त का प्रशस्ति भी इसी पत्थर पे लिखी हुई है। इस प्रकार आगे बात करते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है। अब कहते हैं इसके 2 पुत्र थे और 2 पुत्रों में से एक पुत्र को अपना साम्राज्य सौंप के जाता है। कुछ अभिलेख लिखते हैं कि नहीं, इसने अपने छोटे बेटे को अपना साम्राज्य सौंप दिया। कुछ अभिलेख, कुछ ग्रंथ कहते हैं नहीं, इसने अपने बड़े बेटे को साम्राज्य सौंपा। अब बड़ा बेटा कौन था और छोटा बेटा कौन था? इसकी रानी कौन थी? यूपी के टीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। आपके 4 राजा दे रखे थे और 4 रानियों को सम्मिलित करना था। पिछली बार टीजीटी पेपर हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, इसकी रानी का नाम पूछा गया है। प्रत्येक राजाओं की जो प्रसिद्ध रानियां हैं वही पूछी जाती है, प्रत्येक राजाओं की नहीं लिखाई जाती हैं। जो प्रसिद्ध राजा हैं या प्रसिद्ध रानी हुई है उसको लिखाया जाता है। इस प्रकार इसकी रानी का नाम क्या था? पट रानी का नाम क्या था? सबसे बड़ी रानी का नाम क्या था? विद्रोही, भाई मैंने बता दिया।
इसकी माता बताती कुमार देवी थी, विद्रोही कांच नाम का भाई था। लेकिन पटरानी कौन थी, इसकी कौन बताएगा? दत्ता देवी। कृष्णा जी ने बताया, तनु जी ने बताया दत्ता देवी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। निशा शर्मा ने सबसे पहले बताया और इसकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। बहुत बढ़िया। कौन थी? दत्ता देवी थी। और दत्ता देवी थी, 2 संतानें हुई जो उल्लेख मिलता है। अब पहली संतान कौन थी? सबसे पहली संतान कौन थी बताओ? रामगुप्त था, बड़ा बेटा। ये बड़ा बेटा था, नंबर 1 बड़ा बेटा हो गया। दूसरा बेटा कौन था? दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। कहते हैं इस छोटे भाई ने बड़े भाई का विरोध नहीं किया और कहा जाता है समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य किसको सौंप दिया? रामगुप्त को सौंप दिया। और अपनी रानी को लेकर के, अपनी पटरानी को लेकर के 4 धाम की यात्रा पे कौन चल दिए? समुद्रगुप्त चल देते हैं। कोई कहता मर जाता है, कोई कहता है यात्रा गए और अपना साम्राज्य किसको सौंप गए? बड़े बेटा को सौंप गए। और इस प्रकार ये वापस नहीं लौटे। कोई कहता मर गए, गुमनाम इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार रामगुप्त 375 से 380 तक शासन करेगा। ठीक है, और इस प्रकार कहते हैं ये शासन करेगा। लेकिन अब आपकी कल रोचकता वाली कहानी, इन दोनों भाइयों का झगड़ा होगा। उत्तराधिकारी संघर्ष नहीं कह सकते, लेकिन साम्राज्य के चलाने के लिए दोनों में संघर्ष होगा। एक रानी के चक्कर में रामगुप्त मारा जाएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई को मार करके हिंदुस्तान का राजा बनेगा। तो कल आपको रामगुप्त की पूरी एक प्रसिद्ध एक स्टोरी, एक फिल्म चलेगी और कल की फिल्म को नाम है रामगुप्त की प्रेम कहानी। ठीक है, कल आपको रामगुप्त की कहानी सुनाएंगे, इसकी कल्चर बताएंगे। लेकिन रामगुप्त उस फिल्म में मारा जाएगा, उसका भाई इसको छोटा भाई मार देगा। और इस प्रकार 380 से और 412 ईस्वी तक मगध का राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। तो कल हम आपको यहाँ हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, फिल्म का नाम है रामगुप्त। ठीक है, आज यहीं आपकी क्लास, और आपके निवेदन पे, आपके कहने पर मैंने आपकी क्लासेस शुरू की। तो मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें, अपने ग्रुपों में भेजें। और आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है इसको अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, नमस्कार।